साहूकार बांके बिहारी को इतनी सुबह घर के सामने खड़ा देख जुगनू दो पल के लिए सोच में डूब गया कि आखिर इस वक्त वो उसके घर के आगे क्या कर रहा है। साथ ही उसे उसका यहाँ आना अच्छा भी नहीं लग रहा था, क्योंकि कल रात जो हरकत बॉबी ने की थी उसकी वजह वही था। उसने सोनतारा की स्कूटी पार्क की और बांके बिहारी को नमस्ते किया। चेहरे पर झूठी हंसी लिए उसने पूछा, अरे बिहारी काका, आप मेरे घर के सामने, और वो भी इतनी सुबह? अभी तो सूरज भी ठीक से नहीं चढ़ा, सब ठीक तो है? आखिर आप आज रास्ता कैसे भूल गए? अरे बेटुआ, आजकल तो ये गांव में कौन है जो ससुरा तुमसे नहीं मिलना चाहता। तुमने तो जैसे 2 ही दिन में पूरे गांव पर कोई जादू कर दिया है। सच बोलूं तो आज यहाँ थोड़ा काम से आया हूँ। मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी काम है। मन ही मन में जुगनू ने कहा, मैं जानता हूँ बिना किसी काम के तो आप मेरे घर आएंगे नहीं, जरूर कोई नई मुसीबत भी लाए होंगे। फिर भी उसने कहा, हाँ हाँ काका, कहिए ना, क्या काम था? आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? कुछ पल के लिए बिहारी हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने कहा, वो तुमको याद तो होगा कि तुम्हारे दादा राम खिलाड़ी के इलाज के लिए तुम मुझसे 30,000 रुपए उधार लेकर गए थे। फिर उसके ऊपर का 5,000 रुपए का ब्याज भी तुम्हें मुझे देना था। हाँ में सर हिलाते हुए जुगनू बोला, जी काका, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, और आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ ही दिनों में वो पैसे ब्याज समेत लौटा दूंगा। लेकिन वैसे भी वो पैसे मुझे आपको 1 साल के बाद लौटाने थे। अभी तो सिर्फ 6 महीने हुए हैं। लेकिन आप घबराइए मत, मैं वक्त से पहले सारे पैसे चुकता कर दूंगा। जल्दी नहीं, बल्कि जुगनू, मुझे वो पैसे अभी के अभी चाहिए। मैं बहुत जल्दी में हूँ, तुम्हें कहीं से भी वो पैसा लाके देना होगा। बिहारी ने हड़बड़ाहट में कहा। इतनी जल्दी इतने सारे पैसे जुटाना जुगनू के लिए नामुमकिन था। उसने थोड़ा सा परेशान होते हुए कहा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है बिहारी काका? आप मियाद से पहले तकाजा नहीं कर सकते, और मैं इतनी जल्दी पैसों का बंदोबस्त कैसे और कहां से करूंगा? क्या बात है काका, आपको इतने सारे रुपयों की जरूरत अचानक कैसे पड़ गई? खुल के बताइए। बांके बिहारी ने अपनी कहानी सुनाई। तुम तो जानते हो कि मैं कितने वक्त से अपनी बिटिया के लिए एक लायक लड़का ढूंढ रहा था। कल जाकर मुझे एक ठीक अच्छा लड़का मिला है। ये रिश्ता मैं हाथ से नहीं जाने देना चाहता, लेकिन लड़के वालों की कुछ शर्त है। अभी जितने पैसे मेरे पास हैं, उनसे मैं उनकी शर्त पूरी नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मुझे और पैसे चाहिए। तुम कुछ भी करो, लेकिन अभी के अभी मेरे पैसे ला कर दो। अगर जल्दी शगुन के पैसे मैंने उनको नहीं दिए तो वो रिश्ता नहीं जोड़ेंगे, और फिर ब्याह की तैयारी भी करनी है। तो तुम कुछ भी करो, लेकिन मेरे पैसे कहीं से भी ला के दे दो। जुगनू सोचने लगा, इसकी वो लड़की जिसे बचपन में पोलियो हो गया था, जो खुद के पैरों पर वो चल फिर नहीं सकती, उसके लिए इसको लायक लड़का मिल गया। चलो, पैसे के लालच में कोई उससे शादी कर भी लेगा, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि ये साहूकार बांके बिहारी जो गांव भर को पैसे ब्याज पे उधार देता है, इसके पास इतने पैसे नहीं है कि ये शगुन तक कर सके। बात कुछ हजम नहीं हुई, लेकिन फिर भी जुगनू ने उसे बधाई देते हुए कहा, अरे काका, फिर तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मेरा भरोसा करके मुझे कल तक का वक्त दे दीजिए। कल तक मैं कहीं से भी पैसों का बंदोबस्त करके आपका कर्ज चुका दूंगा। आप बिल्कुल भी निराश मत होइए, आपकी बेटी का रिश्ता अच्छे से हो जाएगा। आखिरकार बिहारी के चेहरे पर वो शातिर मुस्कान आ ही गई, और उसने कहा, वो तो एक ना एक दिन तुमको देना ही था, लेकिन हमको पूरी रकम अभी चाहिए, वरना तुमको वो शर्त तो याद ही होगी जिसके बदले मैंने तुमको वो 30,000 रुपए कर्जा दिया था। उसने बिहारी की शर्त याद की जब उसके दादाजी बीमार थे और उनके इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी। सिर्फ इस साहूकार ने उसे 30,000 रुपए कर्जा दिया था, और वो भी इस शर्त पर कि अगर वो कर्ज और ब्याज तय मियाद में नहीं लौटा पाया तो उसे उसकी लंगड़ी लड़की से शादी करनी होगी। ये तो उसे सपने में भी मंजूर नहीं था। ना सिर्फ वो शरीर से अपाहिज थी, बल्कि उसकी सूरत और सीरत भी बेढंगी थी। उसकी अपाहिज और कुरूप बेटी से शादी के नाम पर ही जुगनू कांप गया, और उसने हकलाती हुई जुबान में कहा, नहीं काका, उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने आपसे वादा किया है ना, कल शाम से पहले मैं कैसे भी आपके पैसे आपको लौटा दूंगा। लेकिन बिहारी अभी भी अपनी बात पर अड़ा था। नहीं, कल तक नहीं। मैंने तुमको कहा ना, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है।
एक ही बात कितनी बार समझाऊं मैं कि मुझे वो रकम अभी इसी वक्त किसी भी हालत में चाहिए, चाहे तुम कुछ भी करो। धीरे धीरे उन दोनों के बीच की बातचीत बहस में बदल रही थी। जुगनू अपनी बात से टस से मस नहीं हो रहा था और वो सही भी था। उसके पास अभी इन पैसों को लौटाने के लिए 6 महीने का वक्त बाकी था। उनकी बहस देखकर सड़क पर आते जाते लोग वहां पर इकट्ठा हो गए और उन्हें ध्यान से सुनने लगे। वो भी उन दोनों को देखकर बातें बनाने लगे। सबकी चुगलियां शुरू हो चुकी थी। धीरे धीरे आधा गांव वहीं जमा हो गया। सारे गांव वाले जानते थे कि बांके बिहारी अच्छा आदमी तो बिल्कुल नहीं था। लोगों की मजबूरी में उन्हें पैसे देकर वो उनका नाजायज फायदा उठाता था। जबरदस्ती लोगों के घर और खेत भी वो हड़प चुका था। गांव में शायद ही कोई होगा जो उससे टक्कर लेकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारता। सोन तारा भी अपने घर से बाहर निकल आई और सड़क पर इस पूरे तमाशे को देखने लगी। उसे जुगनू के लिए बहुत बुरा लग रहा था। मन ही मन वो सोच रही थी, पता नहीं इस लड़के के साथ क्या होता रहता है। हर मुसीबत इसी का पता ढूंढ कर क्यों आ जाती है। अभी अभी तो एक मुसीबत टली थी और ये दूसरी आ गई। जब बिहारी ने जुगनू की कोई भी बात मानने से इनकार कर दिया, तब जुगनू को शक हुआ कि अचानक इस बिहारी साहूकार को अपने पैसों की याद कैसे आ गई। इतने वक्त तक ना उसने जुगनू की खोज खबर ली थी, ना ही अपने पैसों के बारे में कुछ पूछा था। तो आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि इतने अमीर साहूकार को एक छोटे से लड़के से छोटी सी रकम मांगने की जरूरत पड़ गई। उसने सोचा, हो ना हो इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है, वरना इतने अरसे से जब मैं कोई किश्त भी नहीं दे पाता था तब तो इस बिहारी ने तकाजा नहीं किया। लेकिन आज अचानक वो मुझसे पैसे मांगने के लिए ऐसे आ गया जैसे नींद से जागकर उसे याद आया हो। उसके इन्हीं ख्यालों के बीच दिग्विजय ने कहा, और कल रात का क्या भरोसा, अगर तुम कहीं भाग गए तो मैं तुमको कहां ढूंढता फिरूंगा। वैसे भी यहाँ पर कोई है तो नहीं तुम्हारा जो तुम्हारी गारंटी ले सके। मैं तुझ पे कैसे भरोसा कर लूं, और आज नहीं तो कल वो पैसा तो तुमको लौटाना ही है। तो फिर आज देने में इतनी नानुकुर काहे कर रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी नीयत में खोट आ गया है और तुम्हारा इरादा ही नहीं है वो कर्जा हमें लौटाने का। बिहारी जानबूझकर जोर जोर से चिल्लाकर पूरे गांव को सुनाने के लिए उससे ये सब कुछ कह रहा था, और साथ ही ऐसा लग रहा था जैसे वो ये सारी बातें किसी तीसरे को भी सुना रहा था। जुगनू समझ चुका था कि ये सब पहले से बनी बनाई योजना है और जो मजबूरी की कहानी बिहारी सुना रहा है वो झूठी है, और उसका ये विचार बिल्कुल सच हुआ। मौका देख के बिहारी साहूकार ने सुझाव दिया, यदि तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो एक काम कर सकते हैं। इसका सिर्फ एक ही उपाय है, तुम मेरी लड़की फूलन से शादी कर लो। शर्त भी यही थी, अगर यह रिश्ता मेरे हाथों से चला गया तो फिर तुमको ही मेरी बिटिया से फेरे लेने पड़ेंगे। जैसे ही बिहारी ने जुगनू से अपनी बेटी फूल कुमारी की शादी का जिक्र किया, जुगनू के दिमाग में कुछ चमका। अच्छा तो ये बात है, हो ना हो ये सब बॉबी या फिर उस ठाकुर रतन और उसके बाप ठाकुर राधे श्याम का किया धरा है। कल शाम को ही मैंने उस बॉबी से झगड़ा किया था, फिर राधे श्याम और रतन को तो मैंने पूरे गांव के सामने बेइज्जत करके रख दिया था, इतना कि उसके परिवार वाले अब सर उठाकर घर से बाहर भी नहीं निकल सकते। ऐसे में वो लोग मुझसे लड़ाई करके तो जीत नहीं पाएंगे, तो शायद उन्होंने यही तरीका निकाला है मुझसे बदला लेने और मुझे नीचा दिखाने का। कितना घुमा के वार किया है मुझ पर। जुगनू जानता था कि फिलहाल उन लोगों ने मिलकर उसे बहुत अच्छा फंसा दिया था। इस मुसीबत से बाहर निकलने का उसके पास कोई चारा नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपनी बात पर डटा रहा कि वो दूसरी शाम तक पैसों का इंतजाम करके उसका कर्ज चुका देगा। जुगनू समझ रहा था कि अगर ये सब रतन या फिर बॉबी ने करवाया होगा तो जरूर आसपास खड़े होकर वो लोग सब तमाशे का मजा ले रहे होंगे। उसने आसपास नजर दौड़ाई और रतन और बॉबी को खोजने लगा। जैसा कि उसने सोचा था, थोड़ी ही देर में वहां से कुछ ही दूर एक घर की दीवार के पीछे उसे रतन का चेहरा दिखाई दिया। वो उसके पीछे छुप के तमाशा देख रहा था। जुगनू समझ गया कि ये सब किसकी करनी है। बिहारी ने उसको फिर धमकाते हुए कहा, देखो जुगनू, अगर तुम मुझे मेरे पैसे नहीं लौटाओगे तो मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन तक खींच कर लेकर जाऊंगा, और तुम तो जानते हो कि मेरी पुलिस में कितनी ज्यादा पहचान है। जानते हो मेरा साड़ू शहर में इंस्पेक्टर है
चाहूं तो इसी वक्त तुम्हें जेल भिजवा सकता हूँ। पुलिस की धमकी सुनकर जुगनू और तन गया। उसने कहा, ठीक है, बुलाओ पुलिस को, मैं भी देखता हूँ आप मुझे जेल कैसे भिजवाते हो। मेरे पास भी सारे कागज हैं जिनमें साफ साफ लिखा है कि 1 साल के अंदर अंदर मुझे आपको सारे पैसे चुकाने हैं, और अभी तक 1 साल पूरा नहीं हुआ है, तो आप तो क्या, मुझे कोई भी पुलिस कचहरी जेल नहीं भेज सकती। ताव में आकर जुगनू ने कह तो दिया था, लेकिन वो भी जानता था कि बिहारी साहूकार की पहुंच कितनी ऊपर तक है और सीधे सीधे उससे मुकाबला करना आसान नहीं होगा। और वैसे भी उसके पास अभी भी रतन की सोने की चेन पड़ी हुई थी, जिसे बेचकर वो 30,000 रुपए तो आराम से ला सकता था। उसने सोचा कि बेकार में इन चीजों के झंझट में क्यों पड़ना। जुगनू ने आज ही शहर जाकर वो सोने की चेन बेचकर उससे पैसा इकट्ठे करने की ठान ली थी। लेकिन बांके बिहारी वहां से जाने के लिए तैयार ही नहीं था, जैसे वो जानबूझकर उसे रोक के उसकी लड़की फूल कुमारी के साथ उसके फेरे पड़वाना चाहता हो। दूर खड़ा ठाकुर राधेश्याम इस सारे तमाशे को देखकर बहुत मजे ले रहा था, जिसे देख जुगनू को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने दांत कटकटाते हुए सोचा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा इस ठाकुर राधेश्याम का। पहले बेटे ने मार खाई थी, अब लगता है बाप की बारी है। जब देखो तब मेरी जिंदगी में उथल पुथल करने के लिए तैयार रहते हैं दोनों। आसपास खड़े लोग भी यही बात कर रहे थे कि साहूकार बांके बिहारी की ये मांग सरासर नाजायज है, और इस तरह वो मियाद पूरी होने से पहले किसी से भी पैसे नहीं मांग सकता था। लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बिहारी के सामने कुछ भी बोल पाए। जुगनू सोच रहा था, इस मुसीबत से निपटने के लिए मुझे कुछ और ही सोचना पड़ेगा। अचानक उसे कुछ याद आने लगा, जिसे याद करके उसके चेहरे की सारी परेशानियां पल भर में हट गईं और चेहरे पर मुस्कान आ गई। जुगनू के दिमाग में इस वक्त जैसे कोई खुराफाती बात थी जो उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। उसने आंखें बंद की और तुरंत शिरीन को याद किया। लेकिन इस बार क्योंकि वो सबके बीच था, उसने शिरीन को सामने आने से मना कर दिया। वो भी सामने नहीं आई। वो मन ही मन शिरीन से बात करने लगा। लेकिन जुगनू को बुत बने और आंखें बंद किए खड़ा देख बिहारी समझ नहीं पा रहा था कि जुगनू उसकी बात का कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा। कुछ ही सेकंड में जुगनू ने आंखें खोली। उसने अपनी मुट्ठी खोली तो उसमें एक दवाई थी। बिहारी का चिल्लाना अभी भी जारी था। गांव वाले भी वैसे ही खुसर पुसर करके एक दूसरे से बातें कर रहे थे। उसने देखा कि सोनतारा भी आंगन की दीवार के पास खड़ी हुई सब कुछ निराशा से देख रही थी। हल्के से जुगनू ने अपनी मुट्ठी में रखी हुई दवाई को बिहारी के ऊपर फेंक दिया। जैसे ही वो उस पर गिरी, उसके शरीर में हलचल मचने लगी और बिहारी खड़ा खड़ा कांपने लगा। लोग हैरान हो गए कि साहूकार को अचानक क्या हो गया। दूर से ये सब देखकर ठाकुर राधेश्याम और रतन भी समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है, लेकिन वो जुगनू के सामने भी नहीं आना चाहते थे। जुगनू ने साहूकार बांके बिहारी पर कौन सी दवाई का इस्तेमाल किया था? क्या जुगनू को करनी पड़ेगी साहूकार की बेटी फूल कुमारी से शादी? जानने के लिए सुनते रहिए अगला एपिसोड।